Hi, this is day number 10, 9 p.m. quiz, multiple choice questions and your doubts. Let us begin. First question है पॉलिटी का. Arrange the following stages of public policy. Public policy process in order. पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हें कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी है. जैसे हम कई बार देखते हैं ड्राफ्ट प्रपोजल्स होते हैं, वो पहले फ्लोट कराए जाते हैं और पब्लिक से जो सिटीजन्स हैं उनसे उनके ओपिनियंस पूछे जाते हैं. सो अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन ऑर्डर. पॉलिसी एजुकेशन, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग कोड्स. इनका ऑर्डर क्या होगा बताइए. सी, हमें पब्लिक पॉलिसी बनाना है. ओके, उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है. स्टेजेस क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो आपका एक पॉलिसी रेडी होना चाहिए. जैसे ड्राफ्ट प्रपोजल होता है वो पहले रेडी होता है. सो सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्रपोजल है, मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज देयर. इसके बाद क्या करेंगे? आप उसके रिलेटेड एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं. एजुकेशन, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी उस पॉलिसी के बारे में एजुकेटेड करते हैं और जो सिटीजन्स हैं, ऑडियंस है, उसको भी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. सो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन. पॉलिसी फॉर्मुलेशन. देन इसके बाद हम पॉलिसी के बारे में सबको एजुकेशन देंगे. फॉर्मुलेशन, एजुकेशन हो गया. एजुकेशन के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा तो पीपल आर नॉट रेडी. पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, देन इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद भी लैप्सेस होते हैं, गैप्स होते हैं, तो उसके लिए पॉलिसी मॉनिटरिंग कोड्स भी होना चाहिए. सो द राइट आंसर हियर इज ए. दिस इज फर्स्ट. पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फिर एजुकेशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, देन मॉनिटरिंग कोड्स. ओके, तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली पब्लिक पॉलिसी की प्रोसेसेस कंप्लीट होती है. ऑलराइट, अब ये बताइए, which of the following are the provisions by the constitution to safeguard the independence of Union Public Service Commission? UPSC है, इसको बोला जाता है वॉचडॉग ऑफ मेरिट. वॉचडॉग ऑफ मेरिट, तो वॉचडॉग ऑफ मेरिट है तो सेफगार्ड करना जरूरी है इसकी इंडिपेंडेंस को. प्रोविजंस क्या है? द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस आर चार्ज्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये चार्ज्ड होते हैं. चार्ज्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज्ड फ्रॉम द CFI. चार्ज्ड फ्रॉम द CFI. चेयरमैन ऑफ UPSC इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब एक बार आप चेयरमैन बन गए UPSC के, अब आपका जैसे टेन्योर खत्म होगा उसके बाद आप फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं आ पाएंगे. The conditions of service of chairman and members cannot be varied to their disadvantage after appointment. मतलब अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज थी, वो कंडीशंस ऑफ सर्विस थी, वो वेरी नहीं हो सकती है टू देयर डिसएडवांटेज. सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी. यहां जो दिया हुआ है ना, ये तीनों के तीनों ऑल ऑफ दीज करेक्ट है. UPSC को इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल रखना जरूरी है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, ऑल थ्री आर ट्रू. अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट. सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को, किसी भी मैटर लॉ या फैक्ट का है. किन सब केसेस में? ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. अब जो सुप्रीम कोर्ट है ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट का है, जैसे माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर डेथ पेनल्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खुद से बोल सकता है कि सर इस तरीके से आपको काम करना है, सर और मैम, लाइक दैट, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव. इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस, मतलब प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी है. ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. तो तीन स्टेटमेंट्स हैं. फंडामेंटल राइट्स वैसे भी सैक्रोसैंक्ट होते हैं, आर्टिकल सैक्रोसैंक्ट नहीं होते हैं बट ये जस्टिसिएबल होते हैं. आर्टिकल 32, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, रिट्स इशू हो जाएंगी. तो FR के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकता है. तो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है. सी, प्रेसिडेंट जो होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन होता है.
फर्स्ट पर्सन होता है, ये लाइक हेड है, टॉप फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है ना, तो एडवाइस तब दी जाती है जब वो मांगते हैं। सो इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस, प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट फिर यहाँ पे एडवाइस देती है, और सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगी ना वो बाइंडिंग भी नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। सो द राइट ऑप्शन हियर इज 2 ओनली 2। ये किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है आप बताओ जहां पे एडवाइस देने की बात है? ओके, सो द राइट आंसर इज ओनली 2। ऑलराइट, सो दीज आर पॉलिटी क्वेश्चंस। अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। क्लाइमेटोलॉजी से हर साल सवाल आते हैं, इस बार कुछ ज्यादा सवाल भी आ सकते हैं बिकॉज क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा बजवर्ड बना हुआ है। अ ज्योग्राफिक रीजन हैज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। वार्म और ड्राई क्लाइमेट है, वार्म भी है और ड्राई भी है यहाँ का क्लाइमेट। मिड एंड वेट विंटर है, मतलब विंटर रेन्स हो रही है यहाँ पे। एवरग्रीन ऑक ट्रीज है यहाँ पे, एवरग्रीन ऑक ट्रीज है यहाँ पे। तो आपको बताना है ये किस टाइप का, ये किस जगह की हम बात कर रहे हैं, किस रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ वार्म और ड्राई क्लाइमेट भी होगा, देन माइल्ड एंड वेट विंटर भी होगा और एवरग्रीन ऐसे ट्रीज भी होंगे। तो क्या वो ईस्टर्न चाइना होगा, सेंट्रल एशिया होगा, अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? ये नॉर्थ अमेरिका है तो ये अटलांटिक कोस्ट है टुवर्ड्स दिस यूरोप वाला, दिस इज अटलांटिक, और ये पैसिफिक हो जाता है। सो अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो द राइट आंसर हियर इज मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी में विंटर रेन्स होता है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ दिस विंड्स, शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स। जबकि इंडिया में मॉनसून आता है वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स के कारण होता है। मेडिटेरेनियन में शिफ्टिंग होता है और इंडिया में रिवर्सल होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। सो द राइट आंसर हियर इज बी, मेडिटेरेनियन। अब ये बताइए, मॉनसून है, ला नीना भी है। ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रीसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम अल नीनो? एक कॉन्सेप्ट होता है अल नीनो, एक कॉन्सेप्ट होता है ला नीना। ये अमेरिका है, अमेरिका में यहाँ पेरुवियन करंट होता है। टाइम टू टाइम ये जो करंट होता है, दिस इज कोल्ड करंट, ये रिप्लेस हो जाता है अल नीनो से, विच इज अ वार्म करंट। तो ये जब चीज़ होती है तो पूरे वर्ल्ड में जो एटमॉस्फेरिक पैटर्न है, रेनफॉल पैटर्न है, स्पेशली इंडियन मॉनसून, वहाँ पे इम्पैक्ट आता है। तो दीज टू आर कॉन्ट्रास्टिंग फिनोमिनन, ला नीना अल नीनो। ला नीना में और ज़्यादा कोल्ड वाटर आ जाता है, अल नीनो में कोल्ड वाटर हॉट वार्म वाटर से रिप्लेस हो जाता है। So La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. Equatorial Pacific Ocean. तो ये La Nina El Nina का concept है। El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on monsoon climate. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखो, ला नीना अल नीनो जस्ट डिफरेंट स्ट्राइकिंग अपोजिट होते हैं, ये दोनों अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्रास्ट। सो ला नीना यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, अल नीनो दिया है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, दिस इज ट्रू। एडवर्स इफेक्ट होता है, अल नीनो जब आता है तो हमारा मानसून वीकन हो जाता है। बट जो ला नीना होता है इसका नो इफेक्ट होता है, नो। ला नीना का भी इफेक्ट होता है, मॉनसून और इंटेंसिफाइड हो जाता है। सो द राइट आंसर हियर इज डी। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। ऑलराइट, अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ये बड़ा पेट सवाल है इसका, जो पॉपुलेशन में स्पीशीज कैसे इंटरैक्ट कर रही है, इनमें डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, इससे सवाल आ ही जाता है। Competition में only one species benefits and the other is harmed. Interaction where one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed is called commensalism. एक बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई हार्म भी नहीं हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो वो commensalism हुआ। Example of commensalism is the interaction between say sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish. So इनमें से करेक्ट क्या होगा बताइए? ये जो थर्ड ऑप्शन है कमेंसलिज्म, दिस इज ट्रू। देखो, यहाँ ना साइमल्टेनियसली हमें एलिमिनेट भी करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे ये सवाल आ गया, अब थर्ड हमें कुछ आता नहीं है, हमें नहीं पता, नॉर्मली हमने नहीं पढ़ा है इतने डिटेल में, तो हम क्या करेंगे, इसको गिव अप कर देंगे, अगले सवाल पे मूव कर जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए।
कॉम्पिटिशन ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज हार्म्ड। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, एक स्पीशीज है, दूसरी स्पीशीज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो दोनों को हार्म होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज हार्म, नॉट पॉसिबल। सो द राइट आंसर इज बी, because one is not possible, so this is not possible, this is not possible, this is not possible. Answer has to be B. What I'm trying to teach is give up नहीं करना चाहिए। कई बार जैसे हमें नहीं पता, ये फ्रैंकली किसी को नहीं पता होगा ये वाली चीज, बट स्टिल हमने आंसर करेक्ट किया। क्वेश्चंस में क्वेश्चन कैसा है ये डिसाइड करता है उसके ऑप्शंस। ऑप्शंस इजी हैं तो क्वेश्चन इजी है, ऑप्शन डिफिकल्ट है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सो इस क्वेश्चन को हमें इजी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत इजी स्टेटमेंट था और इससे ये ऑप्शन पे आ गए हम बी 2 and 3। सो दिस शुड बी योर अप्रोच व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो द राइट आंसर इज बी। बाकी नॉलेज बेस तो आपको होना ही चाहिए। जैसे अमेंसलिज्म में क्या होता है, -0। मोस्ट पावरफुल एनिमल लार्ज ऑर्गेनिजम्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर लोअर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, नेगेटिव एंड 0। म्यूचुअलिज्म में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, कमेंसलिज्म में पॉजिटिव एंड 0 होता है। देन कंपटीशन में नेगेटिव नेगेटिव होता है, पैरासिटिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव, प्रिडेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से 6 इंटरेक्शन पॉसिबल होते हैं स्पीशीज के बीच में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ओके, सो द आइडिया इज गिव अप नहीं करना है, ट्राई टू सॉल्व। कहीं ना कहीं क्लूज मिलते हैं, तिकड़म्स होती है। जैसे हम PYQ जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें यही सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से, इवन इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन, डोंट नो द आंसर, बट यू शुड ट्राई एंड यू विल गेट सर्टेन हिंट्स एंड यू विल कम टू द राइट ऑप्शन। और इन दी एंड मैटर यही करता है कि आपने सही ऑप्शन पता लगा लिया या नहीं। अब जैसे ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस बार है आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ऐसे सवाल ज़्यादा आने के चांसेस हैं। मैं डेली टेलीग्राम पे लास्ट 2-3 मंथ से शेयर कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पिक हो सकते हैं। शी इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। शी वॉज एसोसिएटेड विद सत्य शोधक समाज। She, along with her husband, recognized that education was one of the central planks through which women and the depressed class could become empowered. अगर सही empowerment हमें करना है तो education तो होना ही चाहिए। education से सही सेंस में empowerment आता है। education के बाद हमें employment भी यहाँ पे economically sustainable बनाना भी ज़रूरी होता है। So आप बताओ इनमें से करेक्ट क्या होगा? यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, अब देखो उषा मेहता जी तो रेडियो से कनेक्टेड थी जो 1942, कादम्बनी गांगुली जी भी नहीं होगा, सरोजनी नायडू जी तो बाद में गवर्नर एंड ऑल, ये भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर हियर इज ए सावित्रीबाई फुले जी। जो पुणे यूनिवर्सिटी है ना, वो यहाँ पे बड़े से ऐसे वहाँ पे बोर्ड्स एंड ऑल है यहाँ पे गेट पे। सो द आंसर इज दिस सावित्रीबाई फुले जी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है विमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट में। आपको फर्स्ट फीमेल टीचर बोलते हैं, सत्य शोधक समाज में आपने वर्क किया। सो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। अब यहाँ बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज एसोसिएटेड विद सॉल्ट सत्याग्रह। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, आपने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। मैकॉले मिनट्स में आपका एसोसिएशन है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी में है, ताशकंद डिक्लेरेशन में आपका एसोसिएशन है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान। ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन था, जब पाकिस्तान को डिफीट किया 1965 की वॉर में, उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था। सो दिस इज ट्रू। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, वी आर नॉट श्योर। सॉल्ट सत्याग्रह होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिस फ्रीडम फाइटर है। सॉल्ट सत्याग्रह 1930 के आसपास हुआ होगा, तो प्रोबेबली है, हो सकता है। मैकॉले मिनट जो थे, ये तो लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे था। लॉर्ड मैकॉले मतलब ये कुछ 1850s समथिंग में होगा, तो इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। 2 इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। ओके, तो दिस इज गॉन एंड only C is gone and ताशकंद तो होगा ही होगा, तो 4 is there, सॉल्ट सत्याग्रह there and सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी में भी आपका इन्वॉल्वमेंट था, आप एसोसिएटेड थे वहां पे। सो द राइट आंसर इज D, 1, 3 and 4। ऑलराइट, अब ये बताइए, जयप्रकाश नारायण साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने कॉन्सेप्ट दिया था टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए हमें, टोटल रिवॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? रिमूविंग लैंडलेसनेस फ्रॉम रूरल एरिया कंप्लीटली, टोटली बाय भूदान एंड फोर्स्ड एक्यूजिशन। भूदान एंड फोर्स्ड एक्यूजिशन से लैंडलेसनेस जो है, भूमि नहीं है लोगों के पास रूरल एरिया में, उसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एक्सपोजिंग द टोटलिटेरियन नेचर ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे टोटलिटेरियन नेचर को एक्सपोज करो। ब्रिंगिंग अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन ट्यून विद द आइडियाज ऑफ द सर्वोदय, या नन ऑफ द अबव। देखो शुरू में पीवाईक्यू की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था ना एलिमिनेट कैसे करना चाहिए। ग्रामेटिकली रॉन्ग क्वेश्चंस तो नहीं है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, एक्सट्रीम टाइप तो नहीं हो रहे। अभी फोर्स्ड एक्यूजिशन, क्या ऐसा हो सकता है? फोर्स्ड एक्यूजिशन, इज इट पॉसिबल? फोर्स्ड एक्यूजिशन क्या ऐसा हो सकता है? एक्सपोज करना, एक्सपोज तो ऑलरेडी है जो चीज़ है, एक्सपोज द टोटलिटेरियन नेचर ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। ये जो है सेंटेंस, ये ज्यादा यहाँ पे एप्ट फिट हो रहा है टोटलिटी में। सो ब्रिंगिंग अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन ट्यून विद द आइडियाज ऑफ सर्वोदय। अभी जो सर्वोदय है ना, टोटल रिवॉल्यूशन, इसमें बहुत सारी बातें की थी। बातें इन द सेंस 7 रिवॉल्यूशंस थी यहाँ पे, 7 रिवॉल्यूशंस। 7 रिवॉल्यूशंस क्या थी? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल। ये सब 7 रिवॉल्यूशंस है टोटल रिवॉल्यूशन में। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जेपी मूवमेंट। अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कमर्शियल क्रॉप्स आर नॉट कवर्ड अंडर एमएसपी। एमएसपी में एक्चुअली वेलफेयर का एंगल होता है, वेलफेयर का एंगल होता है। तो जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो इट इज़ नॉट लाइक कि सब्सिस्टेंस के लिए। कमर्शियल क्रॉप्स जो होती है वो मोर लाइक कैश उसमें ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, कमर्शियल सेल करने के लिए ही बनाई जाती है वो। तो कमर्शियल क्रॉप्स आर नॉट कवर्ड अंडर एमएसपी। If MSP is made legally binding, no crop can be purchased below the MSP by the private player. मतलब एक MSP लीगल बाइंडिंग कर दिया, अब कोई भी क्रॉप परचेज नहीं हो पाएगी प्राइवेट प्लेयर में इससे कम पे, बिलो MSP। MSP 100 रुपये डिसाइड हो गया तो 100 से कम वो बिक नहीं पाएगी इवन बाय द प्राइवेट प्लेयर। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो MSP है बेसिकली ये फार्मर के वेलफेयर के लिए, फार्मर के वेलफेयर के लिए, कि एक इंश्योरेंस हो गया है कि आपने से जूट भी लगाया है, कॉटन भी लगाया है, तो आपको कम से कम इतना कीमत तो इसका मिल जाएगा, क्रॉप फेलियर नहीं है आपका, आप सेल करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो कमर्शियल क्रॉप्स भी कवर होती है एमएसपी में। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज यह नॉट लिखा था। लीगली बाइंडिंग हम ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो एमएसपी से बिलो इवन प्राइवेट प्लेयर्स भी नहीं कर पाएंगे अगर उसको लीगली बाइंडिंग कर दिया गया है। सो द राइट आंसर इज 2 ओनली, बी। ऑलराइट, अब ये बताइए, एमएसपी के क्वेश्चंस इसलिए पिक किए हैं बिकॉज पिछले कुछ टाइम पे हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा था, कॉन्टिन्यूसली एमएसपी बहुत न्यूज में रहा है। एमएसपी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एटसेट्रा इस बार की थीम हो सकती है इकोनॉमिक्स में, वैसे भी इस बार इकोनॉमिक्स ज्यादा पिक होने के चांसेस हैं। एमएसपी ऑफ अ क्रॉप इज द सेम थ्रू आउट द कंट्री। एमएसपी सेम होती है थ्रू आउट द कंट्री। एग्रीकल्चर वेज रेट इज नॉट कंसिडर्ड वाइल सेटिंग अप ऑफ द एमएसपी। FCI was constituted on the recommendation of LK Jha कमेटी। अब ये FCI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के टाइम पे इसको अप्रिशिएट भी किया गया, फूड सिक्योरिटी। तो FCI जो है ना, ये बना था LK Jha कमेटी, 1965 के आसपास FCI बना था, LK Jha कमेटी, दिस इज ट्रू। एग्रीकल्चर वेज रेट इज नॉट कंसिडर्ड वाइल सेटिंग अप ऑफ द MSP। एमएसपी का पर्पस क्या होता है कि जितना भी इनपुट कॉस्ट लगा फार्मर को वो कंपनसेट हो जाए। तो फार्मर को जो इनपुट कॉस्ट लगा होगा उसमें एग्रीकल्चर का वेज भी तो इंक्लूड हुआ होगा ना, तो उसको हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? एग्रीकल्चर वेज इज नॉट, नहीं, इट शुड बी कंसिडर्ड। एमएसपी इज द सेम थ्रू आउट द कंट्री। अब क्या एमएसपी सेम रहेगा थ्रू आउट द कंट्री? बिकॉज एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो थ्रू आउट द कंट्री क्या सेम एमएसपी हो पाएगा? यस, बिकॉज एमएसपी जो अनाउंस हो रहा है वो यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, तो एमएसपी। और देखो अभी जो फॉर्म लॉज आए थे उसमें स्टेट सब्जेक्ट में ये हुआ था कि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, फिर फॉर्म लॉज कैसे आ सकते हैं?
फार्म लॉज जो आए थे ना वो सेल परचेज मार्केट इस बिहाफ में आए थे, सेल परचेज मार्केट, और ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता। बताओ ये सेल परचेज मार्केट एक यूनियन सब्जेक्ट होता है या कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है, बट दिस इज नॉट स्टेट सब्जेक्ट। सो जो एमएसपी डिक्लेरेशन है ये थ्रू आउट द कंट्री सेम होगा। सो द राइट आंसर हियर इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है, दिस इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग। वैसे भी हम एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 इज रॉन्ग, तो 1 3 इज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट, अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। वर्बोसिटी है, आराम से स्टेटमेंट पढ़ना है, आपके सही हो जाएंगे, आंसर सही हो जाएगा ये। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पैन इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, पोर्टल है जिसमें नेटवर्क है एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज का टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, एपीएमसी मंडीज का यहाँ पे एक नेटवर्क है। NABARD is the lead agency for implementing e-NAM under the aegis of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. All states and UT in India have integrated on e-NAM. अभी जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और कितनी टेरिटोरीज हैं, 8 यूटीज है, ये सारे इंटीग्रेटेड हैं ई नाम में? नो, द आंसर इज नो, ये सारे अभी इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है। ओके, अब देन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल होगा, नेटवर्क एग्जिस्टिंग एपीएमसी का, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाना है एग्रीकल्चर कमोडिटी का। ओके, सो बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा, सी। ये जो आंसर है 3 तो हमें पता है नहीं है, अब 2 इज ट्रू। अब यहाँ पे एक और चीज था, यहाँ पे लिखा था इनकरेक्ट ऑप्शन, सी इनकरेक्ट ऑप्शन, तो अब करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 and 3। 2 इनकरेक्ट है और 3 भी इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है बिकॉज दिस ऑल स्टेट्स कवर्ड नहीं है, और NABARD लीडिंग एजेंसी होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, ये भी इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट है, तो राइट ऑप्शन इज बी, 2 and 3, दिस एंड दिस। ओके, ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो ये है, ये कुछ राज्य हैं इन्होंने अभी भी इंटीग्रेट नहीं किया है ई नाम पे। स्मॉल फार्मर्स दिस कंसोर्टियम है, एग्रीकल्चर कंसोर्टियम है जो वर्क कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ दिस एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में, इसने ई नाम को इम्प्लीमेंट किया है। NABARD नहीं करेगा, NABARD तो प्राइमरली एक बैंक है, NABARD तो एक बैंक है, ये जो SFAC है इसने इम्प्लीमेंट किया है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, राइट आंसर इज 2 and 3। ऑलराइट, so agriculture is very very important this year. Consider the following statements regarding the Computer Emergency Response Team, CERT. It is an office within the Ministry of Home Affairs of the Government of India, because इसमें like कुछ internal security का threat हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें होती है। और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका भी प्राइमरली मैंडेट होता है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एटसेट्रा कंट्री के विद इन मेंटेन करना। इट इज द नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी। सी थ्रेट आ गया ना, हैकिंग फिशिंग एटसेट्रा हो रहा है, तो सर्ट यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, ये नोडल एजेंसी कहलाती है। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सी ये नोडल एजेंसी है, साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट, हैकिंग, फिशिंग एटसेट्रा को करता है ये। एक साइबर क्राइम्स का भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है cybercrimes.gov.in, उसको भी एक बार विजिट करना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन है, हैकिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, स्पैम क्या होता है, लाइक दैट। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं होगा, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट, दिस इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो द राइट आंसर इज ए, बी, 2 ओनली। ऑलराइट, अब ये बताइए, फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया द ड्यूटी टू पे टैक्सेस क्या होगा, टैक्स हमें पे करना चाहिए, और ये किस टाइप की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, मोरल, फंडामेंटल या लीगल? ये लीगल ऑब्लिगेशन है, फंडामेंटल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है कि टैक्स देना है? नो। मोरल ऑब्लिगेशन, कई बार मोरल अपील होती है, दिस कुड बी प्रोबेबल स्टेटमेंट, प्रोबेबल आंसर। फंडामेंटल ड्यूटी में स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था टैक्स पे करना, बट ऐसा हुआ नहीं। अब जो टैक्स पे है ना, वो मोरल से काम नहीं चलेगा, उसके लिए लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए, तो इससे नियम बनाए गए हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना आपकी ड्यूटी हो जाता है. सो द राइट आंसर इज डी, लीगल ऑब्लिगेशन. हमेशा जो बेस्ट ऑप्शन होता है ना उसको चूज करना चाहिए. कभी जल्दी नहीं करना है कि ये मोरल देखा टिक किया आगे बढ़ गए. नो, आगे लीगल भी दिया हुआ है. लीगल इज बेटर ऑप्शन. अब ये बताइए, विद रेफरेंस टू ज्योग्राफी ऑफ ताइवान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ईस्ट चाइना सी लाइज टू इट्स नॉर्थ. ताइवान बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है. दिस चाइना ताइवान इशू, ईस्ट चाइना सी लाइज टू इट्स नॉर्थ. नॉर्थ में जैसे ताइवान आइलैंड है, नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी होगा. फिलीपींस इसके ईस्ट में होगा. लुजॉन स्ट्रेट्स इसके साउथ में होगा. साउथ चाइना सी साउथ वेस्ट में यहाँ कहीं हो. अब आप बताओ क्या है. दिस मैपिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट. सी, ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं ना 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट. द राइट आंसर इज डी, सी. ये है ताइवान. ताइवान में अब देखिए, दिस इज ताइवान स्ट्रेट है ना, दिस इज ताइवान स्ट्रेट. यहाँ लुजॉन स्ट्रेट है, फिर फिलीपींस चालू हो जाता है नीचे, लुजॉन स्ट्रेट है. देन और क्या था, ईस्ट चाइना सी ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है. देन वन मोर पॉइंट था, साउथ चाइना सी लाइज इट साउथ वेस्ट. देखो साउथ चाइना सी साउथ वेस्ट में है, ये साउथ चाइना सी, ताइवान, लुजॉन एंड ईस्ट चाइना सी. तो ईस्ट चाइना सी नॉर्थ में है, ट्रू. फिलीपींस है इसके ईस्ट में, फिलीपींस इस साइड आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा. देन लुजॉन स्ट्रेट डायरेक्टली टू इट्स साउथ है. साउथ चाइना सी लाइज टू इट्स साउथ वेस्ट. सो द राइट आंसर इज डी. ओके, सो दीज आर 15 क्वेश्चंस फॉर टुडे. प्रैक्टिस इसी तरीके से हमें करना है. आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज, केवल पढ़ने से नहीं, उसका एमसीक्यू सॉल्व करने से भी हमें पीछे नहीं छूटना चाहिए. एमसीक्यू सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.